5 जून 1984 रात के करीब 10 बजे अमृतसर गोल्डन टेम्पल के बाहर इंडियन आर्मी की हजारों ट्रूप्स अपनी पोजीशन ले चुकी थी। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा था, सड़कें खाली थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, क्योंकि कुछ ही देर बाद इंडियन आर्मी देश के सबसे पवित्र सिख रिलीजियस कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटर करने वाली थी। अगले 72 घंटों में जो हुआ उसने सिर्फ एक ऑपरेशन का रिजल्ट डिसाइड नहीं किया, उसने भारत के पॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी और सिख कम्युनिटी के साथ रिलेशनशिप को हमेशा के लिए बदल दिया। ऑपरेशन के बाद अकाल तख्त को भारी नुकसान हुआ, कई लोगों की जान गई। कुछ महीनों बाद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हुई और फिर देश ने 1984 के एंटी सिख राइट्स का वो दर्द देखा जिसे आज भी इंडिया के सबसे पेनफुल चैप्टर्स में गिना जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार अनअवॉइडेबल था या फिर सालों की पॉलिटिकल मिस्टेक्स ने सिचुएशन को इतना खराब कर दिया था कि आर्मी भेजना ही लास्ट ऑप्शन बच गया? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें लगभग 10 साल पहले जाना हो। 1970s का पंजाब। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद पंजाब इंडिया का सबसे प्रॉस्परस स्टेट बन चुका था। खेतों में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रहा था, फार्मर्स की इनकम बढ़ रही और देश का फूड सिक्योरिटी सिस्टम काफी हद तक पंजाब पर डिपेंड करता था। लेकिन प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ पॉलिटिकल डिससैटिस्फैक्शन भी बढ़ रहा था। अकाली दल का कहना था कि स्टेट्स को सेंटर के कंपैरिजन में ज्यादा पावर मिलनी चाहिए। चंडीगढ़ का इशू, रिवर वाटर शेयरिंग और सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, ये सब मुद्दे धीरे धीरे पॉलिटिकल टेंशन को बढ़ा रहे थे। 1973 में आनंदपुर साहिब रिवॉल्यूशन सामने आए। सपोर्टर्स के लिए ये फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने की डिमांड थी। क्रिटिक्स के लिए इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो एक्सेसिव ऑटोनॉमी की तरफ इशारा करते थे। इसी डिबेट के बीच एक और नाम तेजी से पंजाब की पॉलिटिक्स के और रिलीजियस सर्कल में उभर रहा था, जर्नैल सिंह भिंडरनवाले। वो अपने स्पीचेस की वजह से बहुत पॉपुलर होने लगे। वो सिख यूथ को रिलीजियस वैल्यू की तरफ लौटने की बात करते थे, नशा छोड़ने की अपील करते थे और धीरे धीरे उनका इन्फ्लुएंस पूरे रूरल पंजाब में काफी बढ़ गया। लेकिन कुछ ही सालों में उनका नाम वायलेंट इंसिडेंट और मिलिटेंट्स के साथ भी जोड़ा जाने लगा। 1978 के निरंकारी सिख क्लैश के बाद पंजाब का माहौल और टेंस हो गया। पॉलिटिकल किलिंग बढ़ने लगी, पुलिस ऑफिसर्स पर अटैक होने लगे और डर का माहौल धीरे धीरे पूरे स्टेट में फैलने लगा। कई पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि शुरुआती दौर में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पॉलिटिकल रीजन से भिंडरानवाले को इनडायरेक्ट स्पेस दिया था ताकि अकाली दल को चैलेंज किया जा सके। हालांकि इस बात पर हिस्टोरियंस की राय एक जैसी नहीं है, लेकिन एक बात पर लगभग सब सहमत है, सिचुएशन धीरे धीरे किसी के कंट्रोल में नहीं है। 1982 में भिंडरानवाले अपने सपोर्टर्स के साथ गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर शिफ्ट हो गए और यहीं से क्राइसिस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि अब बात सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की नहीं थी, ये देश के सबसे पवित्र सिख रिलीजियस साइट से जुड़ी हुई सिचुएशन बन चुकी थी। गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा डायलेमा था। अगर एक्शन लेती तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होने का खतरा था और अगर एक्शन नहीं लेती तो आर्म्ड मिलिटेंट्स और ज्यादा स्ट्रांग हो सकती थी। इंडिया अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां हर डिसीजन की कीमत बहुत भारी होने वाली थी। 1983 तक पंजाब की सिचुएशन पहले से कहीं ज्यादा सीरियस हो चुकी थी। दिल्ली तक लगातार इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहुंच रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के कुछ हिस्सों में ऑटोमेटिक वेपन्स, एमिनेशंस और डिफेंसिव पोजीशंस तैयार की जा चुकी है। कुछ बिल्डिंग्स को इस तरह रीइंफोर्स किया गया था कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस अंदर आए तो उन्हें हर डायरेक्शन से रेजिस्टेंस मिले। और इस डिफेंसिव सेटअप के पीछे एक ऐसा नाम था जो इंडियन आर्मी की स्ट्रेटजी को अंदर से ही जानता था, मेजर जनरल शाहबेग सिंह।
1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के एक्सपीरियंस ऑफिसर। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में उनकी मिलिट्री प्लानिंग की काफी तारीफ हुई थी, लेकिन बाद में उनके खिलाफ करप्शन के एलिगेशन लगे, उन्हें सर्विस से हटा दिया गया और उसके बाद उनका सरकार से मोहभंग हो गया। बाद में उन्होंने भिंडरानवाले का दिया और कहा जाता है कि उन्होंने कॉम्प्लेक्स की डिफेंसिव प्लानिंग में अहम रोल निभाया और इसी दौरान पंजाब में टारगेटेड किलिंग्स और अटैक्स रुकने का नाम नहीं ले रहे। पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिकल लीडर्स और आम लोग सब डर के माहौल में जी रहे हैं। गवर्नमेंट पर प्रेशर हर दिन बढ़ता जा रहा। निगोशिएशंस के कई राउंड हुए, पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढने की कई कोशिशें भी हुई, लेकिन कोई परमानेंट एग्रीमेंट नहीं हो सका। आखिरकार प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने मिलिट्री एक्शंस की परमिशन दे दी। ऑपरेशन की कमांड मेजर जनरल कुलदीप सिंह ब्रार को दी गई। एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ब्रार खुद ही सिख थे। उनके लिए ये सिर्फ एक मिलिट्री मिशन नहीं बल्कि इमोशनली भी एक बहुत डिफिकल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जून 1984 की शुरुआत में आर्मी ने अमृतसर पहुंचना शुरू कर दिया। 3 जून 1984 पंजाब के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया। रेल और रोड मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। कम्युनिकेशन भी काफी हद तक कंट्रोल कर दिया गया। गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स को सिक्योरिटी फोर्स ने चारों तरफ से घेर लिया। अब ये लगभग साफ था कि कन्फ्रंटेशन कभी भी शुरू हो सकता है। 5 जून 1984 रात के करीब 10 बजे ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑफिशियली शुरू हुआ। लाउड स्पीकर से बार बार अनाउंसमेंट की गई कि जो भी सिविलियंस और पिलग्रिम्स अंदर है वो बाहर आ जाए। कुछ लोग बाहर निकले, लेकिन रिपोर्टर्स के मुताबिक काफी लोग कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रह गए। जैसे ही आर्मी ने अंदर बढ़ना शुरू किया, उन पर कई डायरेक्शन से हेवी फायरिंग शुरू हो गई। सोल्जर्स को रेजिस्टेंस की उम्मीद थी, लेकिन रेजिस्टेंस इतना ऑर्गेनाइज्ड और इंटेंस होगा शायद इसका अंदाजा पूरी तरह किसी को नहीं था। हर बिल्डिंग, हर कॉरिडोर और कई एलिवेटेड पोजीशन से फायरिंग हो रही थी। आर्मी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन हर कदम की कीमत जान गंवाने से चुकानी पड़ रही थी। स्पेशल कमांडोज को भी डिप्लॉय किया गया। उनका ऑब्जेक्टिव था की पोजीशंस को क्विकली सिक्योर कर, लेकिन उन्हें भी बहुत टफ रेजिस्टेंस मिला। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। अब आर्मी के सामने एक बहुत मुश्किल डिसीजन था। अगर ऑपरेशन धीरे चलाया जाता तो कैजुअलिटीज और बढ़ सकती थी, और अगर हेवी वेपन्स यूज किए जाते तो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचने का खतरा था। आखिरकार आर्मी ने आर्मर्ड व्हीकल्स और लिमिटेड हेवी फायर पावर का इस्तेमाल किया। सबसे ज्यादा फाइटिंग अकाल तख्त के आसपास हुई, जहां से सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा था। और दूसरी तरफ सिख कम्युनिटी के एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक को भारी नुकसान पहुंच चुका था। इसी पल से ये ऑपरेशन सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं रहा, ये भारत के इतिहास का एक ऐसा घाव बन गया जिसकी चर्चा आज भी उतनी ही गहराई से होती है जितनी 1984 में हुई थी। 6 जून 1984 सुबह कई घंटों तक चली भयंकर फायरिंग के बाद इंडियन आर्मी ने धीरे धीरे गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के मुख्य हिस्सों पर कंट्रोल हासिल कर दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान जर्नल सिंह भिंडरानवाले का शव मिला। उनके साथ मेजर जनरल सहबाग सिंह और उनके कई करीबी साथी भी मारे जा चुके थे। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑपरेशन ब्लू स्टार अपने प्राइम ऑब्जेक्टिव तक पहुंच चुका था, लेकिन असल कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब शुरू हुआ उस ऑपरेशन का असर जो सालों तक भारत महसूस करने वाला था। ऑफिशियली फिगर्स के मुताबिक ऑपरेशन में इंडियन आर्मी के 83 सोल्जर्स शहीद हुए और 249 से ज्यादा जवान घायल हुए। सरकार ने कई सौ आर्म मिलिटेंट्स मारे जाने की बात कही, लेकिन टोटल कैजुअलिटीज को लेकर आज भी हिस्टोरियंस, जर्नलिस्ट और इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स के अलग अलग एस्टिमेट्स है। सबसे बड़ा विवाद उन सिविलियंस और पिलग्रिम्स के संख्या को लेकर रहा जो ऑपरेशंस के दौरान कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद थे। इसी वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार आज भी सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बल्कि हिस्ट्री का एक डीपली डिबेटेड चैप्टर माना जाता है। ऑपरेशन की तस्वीर पूरी दुनिया में फैल गई। अकाल तख्त को हुआ नुकसान देखकर सिख कम्युनिटी के बहुत बड़े हिस्से में गहरा दुख और गुस्सा था। कुछ लोगों का मानना था कि हेवीली आर्म मिलिटेंट्स के खिलाफ एक्शन लेना जरूरी था। दूसरी तरफ कई लोगों का कहना था कि एक पवित्र धार्मिक स्थल के अंदर ऑपरेशन को हर मुमकिन हद तक अवॉइड किया जाना चाहिए था। यह बहस वही से शुरू हुई और आज तक खत्म नहीं हुई, लेकिन इससे भी बड़ी ट्रेजेडी अभी बाकी थी। 31 अक्टूबर 1984 सुबह करीब 9:20 बजे पीएम इंदिरा गांधी अपने रेसिडेंस से एक इंटरव्यू के लिए निकल रही थी। रास्ते में उनके सिक्योरिटीज तैनात थे। उनमें से 2 थे बीनत सिंह और सतवंत सिंह। जैसे ही इंदिरा गांधी उनके पास पहुंचे, उन पर गोलियां चला दी गई। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया।
लेकिन डॉक्टर्स उनकी जान नहीं बचा सके। पूरी दुनिया में ये खबर आग की तरह फैल गई। बाद की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अटैकर्स ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के प्रति अपने रोष को इस हमले की वजह बताया। लेकिन देश की ट्रेजेडी यही खत्म नहीं हुई। इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद दिल्ली और देश के कई हिस्सों में भयंकर एंटी सिख वायलेंस फूट पड़ी। हजारों निर्दोष सिख परिवारों को निशाना बनाया गया, घर जलाए गए, दुकानें लूट ली गई और कई लोगों की जान चली गई। ऑफिशियल कमीशंस के मुताबिक सिर्फ दिल्ली में ही लगभग 3000 लोगों की मौत हुई, जबकि कुछ अन्य एस्टिमेट्स इससे भी ज्यादा संख्या बताते हैं। 1984 के ये दंगे आज भी भारत के सबसे दर्दनाक और शर्मनाक अध्यायों में गिने जाते हैं। आज 4 दशक बाद भी ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर देश 2 अलग नजरियों से देखता है। एक नजरिया कहता है कि उस समय पंजाब में आर्म मिलिटेंट्स बहुत बढ़ चुकी थी, स्टेट को लॉ एंड ऑर्डर बहाल करना था और गवर्नमेंट के पास मिलिट्री एक्शन के अलावा कोई प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं बचा था। दूसरा नजरिया कहता है कि पॉलिटिकल डायलॉग को और मौका दिया जा सकता था और एक पवित्र धार्मिक स्थल के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन ने ऐसा भरोसे का संकट पैदा किया जिसका असर कई सालों तक महसूस किया गया। शायद हिस्ट्री का सबसे मुश्किल हिस्सा भी यही होता है। हर बड़े फैसले के साथ सिर्फ फैक्ट्स नहीं होते, इमोशंस भी होते हैं, और जब पॉलिटिक्स, रिलीजन और वायलेंस एक ही जगह टकराते हैं तो जीत किसी की भी हो, जख्म पूरा देश लेकर चलता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार हमें सिर्फ 1984 की कहानी नहीं बताता, ये हमें याद दिलाता है कि जब संवाद टूट जाता है, जब भरोसा खत्म हो जाता है और जब समस्याओं का हल वक्त पर नहीं निकल जाता तो उसकी कीमत पूरी पीढ़ियां चुकाती है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि हिस्ट्री को फैक्ट्स और बैलेंस पर्सपेक्टिव से समझा जा सके। ऐसे ही डीपली रिसर्च डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।